जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 7। आज के लेक्चर में क्या करने जा रहे हैं, हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि रिलेट करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। ठीक है, इसमें 5 लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं, 1 2 3 4 5। बज़ाहिर आपको लग रहा होगा कि कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कंसेप्ट की तादाद ज़्यादा है, लेकिन ये कंसेप्ट सिंपल है, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। ठीक है, और इनमें से कुछ कंसेप्ट तो ऐसे हैं जो आपने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किए हैं। आपको पता है चैप्टर 8 और चैप्टर 9 इंटरकनेक्टेड है। क्या कनेक्शन है दोनों में? चैप्टर 8 हमें बताता है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, यानी हम अपने बिजनेस के लिए फाइनेंस कहां कहां से इकट्ठा कर सकते हैं। चैप्टर 8 हमें यह बताता है। और चैप्टर 9 हमें क्या बताता है कि हर सोर्स ऑफ फाइनेंस की कॉस्ट क्या है। हर सोर्स ऑफ फाइनेंस की कॉस्ट क्या है। ठीक है, और क्यों चैप्टर 9 हमें क्यों सिखाता है हर सोर्स ऑफ फाइनेंस की कॉस्ट क्या है? ताकि हम वो सोर्स ऑफ फाइनेंस सेलेक्ट कर सकें जिसकी कॉस्ट मिनिमम है। ठीक है, तो इसमें चूंकि जो सोर्सेज है वो वही डिस्कस हुए हैं जो चैप्टर 8 वाले हैं। ठीक है, इसीलिए पहले चैप्टर 8 पढ़ना जरूरी होता है, फिर इसके बाद हम चैप्टर 9 की तरफ चलते हैं। लेकिन चैप्टर 9 स्टार्ट करने से पहले मुझे बताइए, चैप्टर 8 में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम, किसी सोर्स ऑफ फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है? रिवाइज किया आपने इन 2 दिनों में, सैटरडे संडे में रिवाइज किया कि नहीं? कितने सोर्स से रिवाइज किया चैप्टर 8? शाबाश बताइए। आधी क्लास नहीं रिवाइज नहीं किया, आधी नहीं किया। चले कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है, आप रिवाइज कर लीजिएगा। टेस्ट कब है हमारा? फ्राइडे को, जुम्मेवारी दिन। शाबाश, तो भी 3-4 दिन हैं। अगर रिवाइज नहीं कर सके तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, यानी आज कल परसों किसी भी लेक्चर में अगर आप उस चैप्टर 8 से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, उनको चैप्टर का तो पूछेंगे आप, वो भी पूछ सकते हैं। डन जी। चैप्टर 9 स्टार्ट करें? तैयार है? ओके चलिए। चैप्टर 9 हमारा रिलेट करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें हम क्या सीखेंगे? इसमें हम ये सीखेंगे कि एक बिजनेस किन सोर्सेज से पैसे इकट्ठे करता है, हर सोर्स की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज की कॉस्ट डिफरेंट होती है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप घर से कोई चीज लेने के लिए बाजार में जाएं तो बाज़ औक़ात वो एक ही चीज है, लेकिन एक जगह पे रेट आपको कुछ और हो सकता है मिले, दूसरी जगह पे रेट कुछ और मिले। तो हमारी कोशिश क्या होती है कि जिसका रेट सबसे मिनिमम है वहां से हम चीज बाय कर लें। इसी तरह सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की एग्जांपल है, बिजनेस के पास डिफरेंट फाइनेंसर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स भी हैं, बैंकर्स भी हैं, डिबेंचर होल्डर्स भी है, डिबेंचर की ऑप्शंस भी है। उसके बाद आगे फर्दर शेयर्स में ऑर्डिनरी शेयर्स की एग्जांपल है, प्रेफरेंस शेयर्स की एग्जांपल है, डिबेंचर्स में रिडीमेबल डिबेंचर की एग्जांपल है, इरिडीमेबल डिबेंचर की एग्जांपल है। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस तो बहुत से हैं। हमने कौन सा सोर्स सेलेक्ट करना है? अगर हमें किसी नए प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए तो कौन सा सोर्स सेलेक्ट करना है जिसकी कॉस्ट सबसे कम हो। तो इस चैप्टर में हमने यही सीखना है कि किस सोर्स ऑफ फाइनेंस की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है। चैप्टर 8 में सीखा था डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कौन कौन से हैं। चैप्टर 9 में क्या सीखना है? किस सोर्स ऑफ फाइनेंस की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट कैलकुलेट करना हम सीखेंगे। और फिर आखिरी डिसीजन हमारा यही होगा कि कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस सेलेक्ट करना है जिसकी कॉस्ट मिनिमम हो। आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने चैप्टर 9 की समरी है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, कि इस चैप्टर में आप कौन कौन से कंसेप्ट स्टडी करेंगे। ठीक है, ये पार्ट ए है, इंट्रोडक्शन लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1। इसमें भैया ये नोट्स बच्चों को कब तक मिल जाएंगे? मिल गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए? वो कैसे होंगे और कौन करेगा, कब तक हो जाएंगे? बुक शॉप हो है, चलें ठीक है, जैसे आता है ना फौरी तौर पर इनको डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो इसमें क्या सीखने जा रहे हैं हम? ये आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू मिल रहा है कि इस चैप्टर में कौन कौन से कंसेप्ट्स आपने स्टडी करने हैं। पहला, मीनिंग ऑफ कैपिटल एंड कॉस्ट इन फाइनेंस। अब देखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो इसमें आप वैसे समझ रहे होंगे कि सर ये तो दोनों टर्म्स हमने पहले काउंटिंग में पढ़ी है, कॉस्ट भी पढ़ा है और कैपिटल की टर्म भी पढ़ी है। लेकिन याद रखिए कि फाइनेंस में इन दोनों टर्म्स का मतलब हो सकता है काउंटिंग से डिफरेंट हो। काउंटिंग में कैपिटल हो सकता है किसी और कंटेक्स्ट में यूज होता हो, और फाइनेंस में कैपिटल की टर्म किसी और कंटेक्स्ट में यूज, इसको समझना जरूरी है।
ठीक है, कि कैपिटल का मतलब क्या है और कॉस्ट का मतलब क्या है। फिर इसके बाद वाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कैलकुलेटेड, ये तो आपको पता ही है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम कैलकुलेट करते हैं किस लिए, ताकि हम ये देखें हम जो पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं इनकी हमें कॉस्ट क्या पड़ रही है, ताकि आगे जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने हैं, जिस प्रोजेक्ट में ये पैसे लगाने हैं हमने, हम देख सके कि उस प्रोजेक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी रेट इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज करना है और फिर उसके बाद क्या करना है कि इसको कंपेयर करना है इन्वेस्टमेंट के साथ, कि अगर हम पैसे, ऐसा तो नहीं कि कहीं बैंक से हम 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसकी 10% है और जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका प्रॉफिटेबिलिटी रेट 8% है, तो क्या ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो ये पर्पस है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने का, ताकि आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर सके। वो वाले इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जिनका रिटर्न कॉस्ट से ज्यादा है उन्हें हम एक्सेप्ट करेंगे, और ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनका प्रॉफिटेबिलिटी रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है उन्हें क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। ये पर्पस है। फिर हम सीखेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कंसेप्ट। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कंसेप्ट क्या है, देखें अगर तो बिजनेस इंटायरली इक्विटी फाइनेंस्ड है, बिजनेस सारे का सारा सिर्फ शेयर्स, इक्विटी फाइनेंस यानी शेयर की बेस पे चल रहा है, तो हमने सिर्फ एक ही कंपोनेंट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, किसकी, शेयर्स की। अगर फर्ज कीजिए बिजनेस सारे का सारा डेट फाइनेंस्ड है, फिर भी हमने सिर्फ एक ही कंपोनेंट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, किसकी, डेट की। लेकिन जरा सोचिए कि अगर एक बिजनेस जो है वो इक्विटी फाइनेंस भी है और डेट फाइनेंस भी है, शेयर्स का कंपोनेंट भी है और बैंक लोन का भी फॉर एग्जांपल कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट, ऐसी सिचुएशन में इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या सिर्फ शेयर की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, क्या सिर्फ डेट की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, कि पहले शेयर की कॉस्ट कैलकुलेट होगी फिर डेट की कॉस्ट कैलकुलेट होगी, फिर दोनों को कंबाइन करना है? बताइए कैसे कैलकुलेट होगी? अगर एक बिजनेस में डिफरेंट कंपोनेंट्स हो, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ, सिंगल नहीं डिफरेंट सोर्सेज, एक से ज्यादा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हो, तो फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगी? फिर सिंपल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट नहीं होगी, फिर कौन सी कॉस्ट कैलकुलेट होगी? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। याद रखिएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमेशा कब कैलकुलेट होगी? जब एक बिजनेस के एक से ज्यादा सोर्सेज होंगे। ये बात लिख लीजिए कि व्हेन टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसका आंसर क्या है? व्हेन टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आप एब्रीविएट करना चाहिए तो WACC लिख सकते हैं, वैक, इसको बोलते हैं हम वैक। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कब कैलकुलेट करना मेरे भाई? जब एक बिजनेस के मल्टीपल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होंगे, ठीक है? तो फिर हर सोर्स ऑफ फाइनेंस की कॉस्ट अलग अलग तो कैलकुलेट करनी ही है, एंड में क्या करना है? वेटेड कंबाइन कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है। कंबाइन कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इस चैप्टर में आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कंसेप्ट समझाएगा क्या है। फिर इसके बाद पार्ट बी में वो जितने आपके कंपोनेंट्स हैं उन सब की 1 बाय 1 कॉस्ट कैलकुलेट करना सिखाएगा। पहले बैंक लोन की कॉस्ट कैलकुलेट करना सिखाएगा, पहले इजी वाले, फिर उसके बाद आगे चलते जाएंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट वाले। बैंक लोन की कॉस्ट कैलकुलेट करना सिखाएगा, फिर किसकी? डिबेंचर या बॉन्ड्स की कॉस्ट कैलकुलेट करना सिखाएंगे, ठीक है? फिर किसकी कॉस्ट कैलकुलेट करना सिखाएंगे? इरडीमेबल डिबेंचर, ये था इरडीमेबल, और फिर इसके बाद रिडीमेबल। इरडीमेबल और रिडीमेबल में फर्क पता है आपको? रिडीमेबल डिबेंचर या बॉन्ड क्या होता है? अच्छा, प्रीवियस टॉपिक में आपको याद होगा हमने डिबेंचर और बॉन्ड को अलग अलग डिफाइन किया था, लेकिन मैंने आपको बताया था वो सिर्फ थ्योरेटिकल डिस्टिंक्शन की हद तक है, थ्योरेटिकल। इस चैप्टर में बॉन्ड का लफ्ज हो या डिबेंचर का लफ्ज हो, उसकी इंप्लीकेशन से कोई फर्क नहीं है। हाँ, रिडीमेबल है कि इरडीमेबल, इससे फर्क पड़ता है। भी क्या फर्क पड़ता है? रिडीमेबल बॉन्ड कौन सा होता है मेरे भाई, बताइए जरा। रिडीमेबल बॉन्ड कौन सा होता है? ऐसा बॉन्ड, ऐसा डिबेंचर जो कि कुछ सालों के बाद वापस करना पड़ेगा कंपनी को।
रीपे करना पड़ेगा, रिटर्न होगा कंपनी को। रिडीमेबल मतलब रिटर्नेबल, रिडीमेबल मतलब रिटर्नेबल। ये अगर कंसेप्ट पता है तो ठीक है, नहीं पता तो लिख ले, रिडीमेबल इज इक्वल टू रिटर्नेबल। और इरिडीमेबल कौन सा है? जो कभी रिटर्न ना हो। कंपनी ने एक दफा इशू कर दिया, कंपनी कह रही है भाई वापस हमारे पास ना लाना सारी जिंदगी, ठीक है, अगर बेचना है तो किसी और को बेचो। तो रिडीमेबल और इरिडीमेबल दोनों की कॉस्ट डिफरेंट वे में कैलकुलेट होती है, दोनों की कॉस्ट डिफरेंट। अगर आपका क्यूएम के कंसेप्ट्स आपको अभी भी याद हैं कुछ, तो मैं आपको बता दूं, बल्कि लिख ले, रिडीमेबल इज इक्वल टू एन्युटी, इरिडीमेबल इज इक्वल टू परपेचुटी। याद है फर्क एन्युटी और परपेचुटी में? परपेचुटी नहीं याद? परपेचुटी का वो कैश फ्लो जो हमेशा चलते रहते हैं, ठीक है, वो उसकी हमने जब वैल्यू कैलकुलेट करनी होती थी तो कैश फ्लो को डिवाइड करते थे इंटरेस्ट रेट के साथ सिर्फ। परपेचुटी में परपेचुटी की कैलकुलेशन सिंपल होती थी, याद है? वो कैश फ्लो डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट। और एन्युटी क्या होता था कि जिसमें 3 साल 5 साल 7 साल एक सर्टेन टाइम पीरियड तक कैश फ्लो कैलकुलेट होता है। एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट, वो थोड़ा सा तरीका मुश्किल था। कैसे कैलकुलेट होती थी? वो एन्युटी का फार्मूला लगता था, याद है? वो 1 - 1 + i पावर -n ओवर i इंटरेस्ट रेट, फिर मल्टीप्लाई करते थे। ये फार्मूला याद है आपको? इसको एन्युटी फार्मूला नहीं बोलते थे आप, क्या बोलते थे? कुछ और बोलते थे क्या? एन्युटी बोलते थे। हाँ, एन्युटी। तो परपेचुटी और एन्युटी में फर्क कुछ समझ आया? परपेचुटी का फार्मूला किसके लिए यूज होना है? इरिडीमेबल के लिए। एन्युटी का फार्मूला किस लिए यूज होना है? रिडीमेबल के लिए। तो लिख लीजिए इस बात को भी, ठीक है। रिडीमेबल सिक्योरिटी इज इक्वल टू, सिक्योरिटी का मतलब समझाया था ना? सिक्योरिटी का मतलब क्या है? शेयर और डिबेंचर दोनों के लिए ये टर्म यूज होती है। रिडीमेबल सिक्योरिटी इज इक्वल टू एन्युटी और इरिडीमेबल सिक्योरिटी इज इक्वल टू परपेचुटी। शाबाश, उसकी कॉस्ट। तो फिर से बताइए, रिडीमेबल सिक्योरिटी की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? एन्युटी से। इरिडीमेबल सिक्योरिटी की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? रिडीमेबल शेयर की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? एन्युटी से। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? परपेचुटी से। रिडीमेबल बॉन्ड की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? एन्युटी से। इरिडीमेबल बॉन्ड की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? परपेचुटी से। नहीं समझ आया भाई, मिस कर गए, अभी आया। इनको बहुत अहम कंसेप्ट समझाना है हमने आज के लेक्चर का, अभी तक का सबसे अहम कंसेप्ट समझाइए भाई, कि रिडीमेबल बॉन्ड की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? एन्युटी। और इरिडीमेबल बॉन्ड की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? परपेचुटी से। इनको ये भी बताइए, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? एन्युटी। और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट? ये हुई ना बात। शाबाश शाबाश। तो ये हम कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे। अगर आपको पीआरसी के कंसेप्ट याद होते ना तो मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं होती रिडीमेबल, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी भूले हैं लेकिन याद आ जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक। फिर इसके बाद जब हमने इरिडीमेबल डिबेंचर की कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखी है, तो क्या इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट कैलकुलेट करना नहीं सीखेंगे? जब हमने रिडीमेबल डिबेंचर की कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखी है, तो क्या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट कैलकुलेट करना नहीं सीखेंगे? तो मुझे बताइए, अगर कंसेप्ट पिक कर रहे हैं, अगर प्रीवियस वीक के कंसेप्ट्स याद हैं आपको, जो आपको इसलिए सिखाए थे ताकि इस चैप्टर में आसानी हो, तो मुझे बताइए, है कोई स्टूडेंट जो मुझे बता सके कि इरिडीमेबल बॉन्ड और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर दोनों में सिमिलैरिटी मैं बताऊंगा, डिफरेंस आपने बताना है। जब हम इरिडीमेबल बॉन्ड की कैलकुलेट करेंगे या इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? दोनों ही परपेचुटी के फार्मूला से कैलकुलेट होंगे। सिमिलैरिटी क्या है? परपेचुटी। क्यों? क्योंकि इरिडीमेबल है, यह है सिमिलैरिटी।
अब डिफरेंस बताइए मुझे। शाबाश। वो जो बॉन्ड का केस होगा, जो इंटरेस्ट का केस होगा, उसमें टैक्स की एडजस्टमेंट करनी है, जबकि जो शेयर्स वाला केस होगा उसमें टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं करनी। क्यों भला? क्योंकि इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है, उसकी डिडक्शन अलाउड होती है एज एक्सपेंस। डिविडेंड की डिडक्शन एक्सपेंस के तौर पे लाओ। ये तो काउंटिंग में पढ़ा है ना आपने कि इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है लेकिन डिविडेंड एक्सपेंस नहीं है। ये सीखेंगे। और फिर एक आखिरी चीज क्या, सेकंड लास्ट, वही वो हाँ, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी भाई, इक्विटी इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये है प्रेफरेंस शेयर और ये कौन से है? ऑर्डिनरी शेयर्स, इक्विटी शेयर, इनको बोलते हैं ऑर्डिनरी शेयर, इक्विटी शेयर्स। इसकी कॉस्ट भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? इसकी कॉस्ट में और इसकी कॉस्ट में थोड़ा सा फर्क है। ज्यादातर टेक्निकली अगर मैं बताऊं आपको तो इक्विटी की कॉस्ट में रिस्क ज्यादा है, प्रेफरेंस शेयर में रिस्क निस्बतन कम है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड की परसेंटेज फिक्स होती है। क्योंकि अगर कंपनी वाइंड अप हो तो प्रेफरेंस शेयर्स को पेमेंट पहले मिलती है, तो प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड भी मिलना ही मिलना है फिक्स्ड, उनमें कोई रिस्क नहीं है वेरिएशन का कम होने का। और दूसरा, कंपनी वाइंड अप होगी तो प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट पहले होगी और इक्विटी वालों को। तो मुझे बताइए, प्रेफरेंस शेयर में रिस्क ज्यादा हुआ कि इक्विटी में रिस्क ज्यादा हुआ? इक्विटी में। तो अगर रिस्क चेंज हो जाए तो रिटर्न भी चेंज होना चाहिए कि नहीं? आपको फाइनेंस के जो 10 सबसे बड़े फार्मूले थे उसमें से 2-3 फार्मूले बताया था ना प्रीवियस वीक में, तो उनमें से एक फार्मूला कौन सा था? हाई रिस्क हाई रिटर्न। जब कभी रिस्क चेंज होता है रिटर्न भी चेंज होना चाहिए। एग्री करते हैं इससे? ठीक है, हाई रिस्क हाई रिटर्न। चलिए, और फिर इसके बाद एक लास्ट कंसेप्ट है यील्ड कर्व। ये थोड़ा सा कंसेप्ट हमारा टेक्निकल है, हटके है। हम जब चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो फिर इसके बाद इसको छोड़ेंगे। पार्ट से यील्ड कर्व फौरी तौर पे नहीं करेंगे, 2 से 3 हफ्ते के बाद करेंगे। ये मैं अभी बता रहा हूं क्यों, तो क्योंकि ये बाकी कंसेप्ट से डिफरेंट है थोड़ा सा, ठीक है ये भी इसमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होगी, थोड़ा सा डिफरेंट। तो और एग्जाम में ज्यादा टेस्टिंग भी नहीं होती, एमसीक्यूज में उसने 1-2 दफा टेस्टिंग किया, बस क्वेश्चन नहीं पूछा पड़ा। तो अहम भी नहीं है, थोड़ा हटके है ये कंसेप्ट, लेकिन छोड़ना नहीं है क्योंकि सिलेबस में शामिल है। तो इसको फिर हम हफ्ता 10 दिन के बाद करेंगे, तकरीबन 2 हफ्ते के बाद। डन जी, ये था ओवरव्यू। तो अब अगर आपसे मैं पूछूं कि इस चैप्टर में हम क्या सीखने जा रहे हैं, तो आप क्या बताएंगे? चैप्टर 9 कॉस्ट ऑफ कैलकुलेट में क्या सीखने जा रहे हैं? डिफरेंट कंपोनेंट्स की कॉस्ट कैलकुलेट करना। किस किस कंपोनेंट की कॉस्ट कैलकुलेट करना बताइए जरा? इक्विटी और डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स और बैंक लोन। ये 4 बन गए ना, 4। कौन कौन से? हम इस चैप्टर में किस किस की कॉस्ट कैलकुलेट करने जा रहे हैं बताइए? शाबाश। बैंक लोन, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर और ऑर्डिनरी शेयर या इक्विटी। एक ही बात है, ऑर्डिनरी शेयर इक्विटी एक ही बात। इक्विटी का टर्म ऑर्डिनरी शेयर के लिए यूज करेंगे हम। तो फिर से मुझे बताइए, इस चैप्टर में हम किस किस कंपोनेंट की कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे? बैंक लोन, शाबाश, और डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी। बैंक लोन, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी। लिख ले इसको, इसी तरतीब से 4 लफ्ज याद रखें, ठीक है? और ये इन ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी है। इसका मतलब है सबसे आसान कौन सा होगा? बैंक, फिर उसके बाद डिबेंचर, फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर, फिर उसके बाद ऑर्डिनरी शेयर, इक्विटी। ऑर्डिनरी शेयर को इक्विटी कहते हैं माइंदा से, ऑर्डिनरी शेयर थोड़ा सा जरा इक्विटी बेहतर लगता है मुझे, वैसे दोनों में फर्क कोई नहीं। तो किस किस की कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे? बैंक, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी। बोल दें जरा, बोलते जाएं, 2, 3, 4, 5 दफा बोलें, शाबाश। बैंक लोन, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर। ऑनलाइन रेस्टोरेंट की आवाज नहीं आ रही, शाबाश। आप भी बोले, शाबाश। हाँ जी, आप बोले। क्या किस किस कंपोनेंट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है हमने? नंबर 1 बैंक लोन, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी। बैंक लोन, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी। बैंक लोन, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी। इनकी कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे।
हाँ, डिबेंचर के अंदर मजीद 2 शाखें निकलेंगी। कौन सी वाली भला? रिडीमेबल की अलग, इरिडीमेबल की अलग। प्रेफरेंस शेयर के भी आगे 2 टाइप्स निकलेंगी। कौन सी? रिडीमेबल अलग, इरिडीमेबल अलग। लेकिन मेन कंपोनेंट हमारे 4 रहेंगे: बैंक लोन, डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी। शाबाश। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आप ये तो ओवरव्यू था ना पूरे चैप्टर का, अब 1 बाय 1 इसको स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ कैपिटल एंड कॉस्ट। अच्छा, ये चीज ध्यान में रखिएगा, अकाउंटिंग में कैपिटल का वर्ड किसी और कंटेक्स्ट में यूज होता है, फाइनेंस में कैपिटल का वर्ड किसी और कंटेक्स्ट में। यही बताना चाह रहा है। करेक्ट। डेफिनेशन ऑफ कैपिटल इन फाइनेंस इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू लर्नड इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में कैपिटल का वर्ड का मतलब कुछ और है, ठीक है। फाइनेंस हमारा ये सब्जेक्ट जो है ना, सब्जेक्ट, इसे इंटरनेशनली फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। ये जो फाइनेंस वाला पोर्शन है, बीआईए का जो फाइनेंस वाला पोर्शन है, इसे इंटरनेशनली क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंस। ठीक। तो फाइनेंस यानी इस सब्जेक्ट में कैपिटल। भाई क्या फर्क है, पहले मुझे बताइए, काउंटिंग में कैपिटल किसको बोलते हैं आप? काउंटिंग में कैपिटल का मतलब है जी वो पैसे बिजनेस को जो ओनर प्रोवाइड करे, बिजनेस को जो पैसे ओनर प्रोवाइड करे उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। ठीक। अकाउंटिंग में तो यही है। और अगर कोई बैंक प्रोवाइड करे उसे कैपिटल बोलते हैं? अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं अभी, नहीं, वो तो लेंडर है। अच्छा, अगर कोई क्रेडिटर फाइनेंस प्रोवाइड, क्या क्रेडिटर भी फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं? हाँ, लेकिन वो कैश की शक्ल में नहीं, उधार चीजों की शक्ल में फाइनेंसिंग करते हैं। क्या उनको हम कैपिटल कहते हैं? नहीं, वो तो हमारे क्रेडिटर है। तो काउंटिंग में कैपिटल की टर्म अलग है, लेंडर की अलग है, क्रेडिटर की अलग है। और अक्रूड लायबिलिटीज भी होती है, वो भी तो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं एक तरह से। वापडा वालों ने पूरा महीना हमें बिजली प्रोवाइड की और बिल लेकिन एंड में भेजा, तो पूरा महीना हमारा काम हमें सपोर्ट किया कि नहीं बिजनेस को? तो बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए जो ओनर इन्वेस्ट करता है, बिजनेस को सपोर्ट करता है, उसे हम कहते हैं कैपिटल। जो बाकी के लोग बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, जैसे बैंक, जैसे क्रेडिटर, जैसे अदर लायबिलिटीज, अक्रूड लायबिलिटीज, अकाउंटिंग में उनको कैपिटल नहीं बोला जाता। ऐसा ही है। अब देखिए फाइनेंस क्या कहते हैं। कहते हैं फाइनेंस इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैपिटल मींस एनी सोर्स ऑफ फाइनेंस which can be used to run business। बिजनेस को चलाने के लिए कोई भी सोर्स ऑफ फाइनेंस आया ना फाइनेंस में, उसे हम क्या बोलेंगे? यानी बिजनेस को किसी ने भी पैसा दिया, बिजनेस को किसी ने भी सपोर्ट किया, उसे हम कहेंगे इसका मतलब फाइनेंस में कैपिटल की टर्म ज्यादा कंप्रीहेंसिव है अकाउंटिंग की निस्बत। ठीक है। अकाउंटिंग में सिर्फ जो ओनर पैसे बिजनेस में लाता है उसे कैपिटल बोलते हैं। फाइनेंस में कहीं से भी पैसे आ गए, हम उसे क्या बोलेंगे? इसका मतलब आप मुझे बताइए, क्या जो ऑर्डिनरी शेयर, अब आपको समझ आई होगी, जो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं वो कैपिटल की डेफिनेशन में शामिल है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। प्रेफरेंस शेयर भी कैपिटल की डेफिनेशन में शामिल है, ये भी चले समझ आती है बात। क्या आपको पता है फाइनेंस में जो डिबेंचर्स हैं इन्हें भी कैपिटल में शामिल किया जाता है? कैपिटल है। क्या आपको ये बात पता है जो बैंक लोन है इसे भी कैपिटल में शामिल किया जाता है? तभी तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कैलकुलेशन में बैंक लोन आता है, वरना आप कहते हैं ये कॉस्ट कैलकुलेट करें कैपिटल की, तो बैंक लोन कहां से आ गया? इसलिए कि फाइनेंस में कैपिटल की डेफिनेशन में बैंक, बल्कि बैंक लोन दूर की बात है, क्रेडिटर्स भी शामिल है, क्रेडिटर्स भी शामिल है फाइनेंस की डेफिनेशन। आपने शायद एक टर्म पर कभी पढ़ी हो, वर्किंग कैपिटल, अकाउंटिंग में कभी पढ़ी? वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन क्या है भला? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। लिख ले, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो लिख ले। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस, अकाउंटिंग में सुना है आपने? तो कभी अकाउंटिंग के टीचर से आपने पूछा, सर कैपिटल तो वो पैसे होते हैं जो ओनर इन्वेस्ट करता है, ये तो करंट लायबिलिटीज हैं, इसको क्यों कैपिटल कह रहे हैं? कभी ज़हन में सवाल आया आपका कि इसको कैपिटल क्यों? अब आया होगा कि ये जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, जब कैपिटल का मतलब वो है जो ओनर पैसे लेके आया, तो फिर ये जो
करंट एसेट्स और करंट डेटर और क्रेडिटर्स वगैरह है, क्रेडिटर हमें उधार, इनको क्यों कैपिटल कह रहे हैं? वो फाइनेंस की इस टर्म की वजह से। वर्किंग कैपिटल की टर्म असल में फाइनेंस की टर्म है, अकाउंटिंग की नहीं, अकाउंटिंग में यूज होती है, लेकिन असल में ये टर्म फाइनेंस की। इसका मतलब होता है शॉर्ट टर्म बेसिस पे जब कोई बिजनेस को पैसे प्रोवाइड करे, शॉर्ट टर्म बेसिस पे जब बिजनेस को कोई फाइनेंस प्रोवाइड करे, सपोर्ट करे, इसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। और जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे सपोर्ट करे उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। कैपिटल, सादा कैपिटल। मेरी बात समझ आए? तो अगर समझ आ रही है तो मुझे बताइए, इस चैप्टर के अंदर ये थोड़ा सा मैं आपको, अगर अभी तक की बात समझ आ रही है तो थोड़ा सा बात को बढ़ाते हैं फिर, कि अकाउंटिंग में आप बैलेंस शीट बनाना सीखते हैं। फॉर्मेट डिफरेंट हो सकता है, फॉर्मेट से लेना देना हमारा अभी फिलहाल अकाउंटिंग के फॉर्मेट से कोई हमें इख्तलाफ नहीं है। बैलेंस शीट कुछ ऐसे बनाते हैं, कुछ वो वर्टिकल फॉर्म में भी है। इनकम स्टेटमेंट भी बनाते हैं आप। अकाउंटिंग और फाइनेंस में सबसे बड़ा फर्क क्या है? अकाउंटिंग पास्ट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का नाम है। अकाउंटेंट्स बुक कीपर होते हैं, डिसीजन मेकर्स नहीं होते, ज्यादा बड़े डिसीजन नहीं करते। फाइनेंस क्या है? फाइनेंस में अकाउंटिंग में, भाई अकाउंटिंग में भी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाना सीखते हैं, फाइनेंस में भी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनेगी। फर्क क्या है? अकाउंटिंग में पास्ट की होती थी, जो गुजर गया वो रिकॉर्ड करो। फाइनेंस में क्या होगा? फ्यूचर की, डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होती है। सारी फाइनेंस का मकसद आपको डिसीजंस करने सिखाना है कि ये डिसीजन कैसे करना है, ये डिसीजन कैसे करना है। ठीक है, ये फ्यूचर के बारे में हम देखें कि भाई अगर हम डिसीजन नंबर ऑप्शन ए सेलेक्ट करें तो हमारी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट ये होगी, ऑप्शन बी सेलेक्ट करें इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट ये होगी। भैया ऑप्शन बी में बेहतर है, ये सेलेक्ट करो। ठीक है, तो गैस कीजिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम इनकम स्टेटमेंट का एनालिसिस करना सीखेंगे, बैलेंस शीट का एनालिसिस करना सीखेंगे कि दोनों सीखेंगे। शाबाश। ठीक है, अभी इनकम स्टेटमेंट की बात को छोड़ें, बैलेंस शीट में मुझे बताइए जरा, एसेट्स भी है, ये रफ सा बना रहा हूं जल्दी जल्दी, राइटिंग समझ नहीं आएगी, मैं जो बोल रहा हूं ना उसको समझते जाए। एसेट्स भी है, लायबिलिटीज भी। एसेट में जरा मुझे बताइए कौन कौन से एसेट्स होते हैं? नॉन करंट एसेट्स, और कौन से होते हैं? करंट। शाबाश शाबाश, काउंटिंग अच्छी है आपकी, गुड। और लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज और इक्विटी। ऐसे ही होता है ना, इधर टोटल आ जाता है जो कि इक्वल होता है बैलेंस शीट। ये सुन मुझे भी याद। तो ये अच्छा, मुझे बताइए कि हमने जब मैनेजमेंट सीखनी है, सबकी सीखनी है कि किसी एक दो की? सबकी सीखनी है। शाबाश। ये वाला जो एरिया है ना हमारा, नॉन करंट, अकाउंटिंग में भी नॉन करंट एसेट, जिसे आप उर्फ आम में पीपी नॉर्मली बोलते हैं, ये सीखते, लेकिन वो सीखते हैं कि जब काम हो गया तो अब क्या, मैं एसेट खरीद लिया, अब उसको रिकॉर्ड करो, किस कॉस्ट में रिकॉर्ड करना है, उसकी फिर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करो हर साल जैसे जैसे इस्तेमाल करते रहो। फाइनेंस में फिक्स एसेट सीखेंगे नॉन, लेकिन ये नहीं सीखेंगे कि एसेट खरीद लिया है तो अब उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, डेप्रिसिएशन कैसे रिकॉर्ड करनी है, इंपेयरमेंट कैसे रिकॉर्ड करनी, रिवैल्यूएशन कैसे करनी, ये नहीं सीखेंगे। बल्कि क्या सीखेंगे? सिंपल क्वेश्चन, जो कि मेरे ख्याल में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बेहतर है अकाउंटिंग के क्वेश्चन से। क्या हमें ये फिक्स एसेट्स खरीदना चाहिए या नहीं? जब फाइनेंस में हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल सीख रहे होंगे तो क्या सीख रहे होंगे? ये नहीं सीख रहे होंगे खरीद लिया तो रिकॉर्ड कैसे, ना 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 ना, ये नहीं सीखना। क्या सीखना है? क्या हमें ये एसेट खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? ठीक है, वो जाहिर है फ्यूचर के उसके बेनिफिट्स, उसकी कॉस्ट दोनों को सामने रखते हैं। ठीक है, वो सीखेंगे। फर्क समझ रहे हैं? अकाउंटिंग में फिक्स एसेट्स को क्या पर्सपेक्टिव होता है और फाइनेंस में क्या है?
फाइनेंस में डिसीजन मेकिंग करते हैं, खरीदना है कि नहीं, खरीद लिया तो फिर इसके बाद काउंटिंग चलेगी। इसका मतलब पहले फाइनेंस होगा, खरीदना है कि नहीं खरीदना। जब हाँ फाइनेंस खत्म हो जाएगा, आगे अकाउंटेंट का काम शुरू होगा। वो क्या है? रिकॉर्डिंग करनी है। लेकिन खुद सोचें, आप थोड़ा खुद सोचना शुरू करें, बिजनेस को असल प्रॉफिट किस चीज से होगा? कि इस फैसले से कि ये वाला कौन सा एसेट खरीदना चाहिए और कौन सा नहीं, कि उसकी रिकॉर्डिंग करने से, फैसला करने से। ठीक है, ये कौन से वाला। अब कुछ चीजें हैं कंट्रोवर्शियल है, अब क्या बातें बतानी, हल्की हल्की बता रहा हूं, ज़हन में रह जाए तो अच्छी बात है, वरना कोई परेशान नहीं होना, ना ही इसको कोई चेक करने की जरूरत है। बस यूं ही एडिशनल गपशप के तौर पे बता रहा हूं, गपशप के तौर पे। आप किसको ज्यादा पैसे देंगे? दो एम्प्लॉयज हैं, एक एम्प्लॉय आपको ये बताएगा कि प्रॉफिट कितना है, टैक्स कितना है, एक क्या बताएगा? टैक्स कितना पे करना है आपने, और दूसरा ये बताएगा कि टैक्स को कम कैसे किया जा सकता है, कैसे किया जाए। अब एक वो अकाउंटेंट है जो आपको बताएगा प्रॉफिट कितना है, और दूसरा वो है जो कहेगा भाई ये काम करोगे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। आप किसको पैसे ज्यादा देंगे? समझ रहे क्या समझाना चाह रहा हूं? बिजनेस पॉइंट ऑफ समझे। ठीक है, बहरहाल चले आगे। कंट्रोवर्शियल सी बात है, अकाउंटिंग के टीचर से पूछेंगे, जाहिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू पूछेंगे, कुछ और होगा। बहरहाल आगे चलते हैं। नॉन करंट एसेट में क्या सीखना है हमने? इस इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं, ये एसेट खरीदना है कि नहीं। क्या ये हमारे इस टॉपिक का पार्ट होगा? चैप्टर 9 में ये सीखेंगे? इसका जवाब है नहीं सीखेंगे, क्योंकि ये तो कैपिटल साइड वाला टॉपिक है और ये तो एसेट वाला है। इसका अलग से चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम क्या है? प्रोजेक्ट अप्रेजल या इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। याद रखिएगा, ये हमने इस चैप्टर में नहीं सीखा। इनकम स्टेटमेंट बनाना इस चैप्टर में सीखेंगे, इनकम स्टेटमेंट की डिसीजन मेकिंग नहीं, इसका भी अलग से चैप्टर है, जिसे समझिए क्या कहते हैं? बजटिंग। बजटिंग में क्या करेंगे? बजटिंग में इनकम स्टेटमेंट ही बनाएंगे। अब आप कहें सर ये तो हमने सीखी है अकाउंटिंग में, इनकम स्टेटमेंट बनाना तो पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, कंसेप्ट वही होंगे। सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, वेरिएबल हैं, कुछ कुछ फिक्स्ड हैं, लेकिन इसमें पर्सपेक्टिव होगा फ्यूचर, पास्ट नहीं। फाइनेंस में हम किस तरफ देखते हैं? फाइनेंस का एक और जो 10 बड़े बड़े असूल बताए थे ना, जिसको समझ आ गया फाइनेंस का गुरु बन गया। उसमें से एक असूल ये भी है, फैसला करना है पास्ट की तरफ नहीं देखना, फ्यूचर की तरफ देखना है। जब कभी फैसला करना है, पास्ट कॉस्ट और संक कॉस्ट, ये शायद आपने कहीं सुना होगा। ये किस वजह से है? कहते हैं जिंदगी में भी फैसले करने हो ना तो पास्ट की तरफ नहीं देखना होता, किस तरफ देखना होता है? फ्यूचर की तरफ, वरना आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे ना। जाहिर है जिस तरफ देखेंगे उसी तरफ बढ़ेंगे, पास्ट की तरफ देखेंगे तो उधर ही खड़े रहेंगे। तो फाइनेंस क्या कहती है कि फैसले फ्यूचर की बेस पे करने चाहिए, आगे क्या होने वाला। बहरहाल तो ये बजटिंग है। अच्छा, फिर इसके अलावा मुझे बताइए, क्या करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, इसकी मैनेजमेंट, इसके बारे में डिसीजन मेकिंग हम सीखेंगे? बिल्कुल सीखेंगे, हम इसी सिलेबस में सीखेंगे। लेकिन क्या इस चैप्टर में सीखेंगे? नहीं नहीं नहीं। क्यों? इस चैप्टर का फोकस है लॉन्ग टर्म। कैपिटल दो तरह का होता है, लॉन्ग टर्म भी। आपको पता है अकाउंटिंग में कैपिटल से मुराद सिर्फ ये वाला हिस्सा है, ये ए, जबकि फाइनेंस में कैपिटल से मुराद ए भी है, बी भी है, सी भी है। ए और बी लॉन्ग टर्म है, इसको हम सिंपल कैपिटल बोलते हैं। जो सी है ना, सी, ये करंट एसेट करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म, इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। इसकी भी मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग अलग से सीखेंगे, वो अलग से टॉपिक है। वो कौन सा है? वो कौन सा है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। कौन सा है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वो अलग से सीखना है हमने। इसका मतलब हुआ इस चैप्टर के अंदर हमने जो मैनेजमेंट सीखनी है वो किसकी सीखनी है? सिर्फ और सिर्फ ए और बी। ये है कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर का स्कोप, सिर्फ ये।
बाकियों के बारे में भी हमने सीखना है, लेकिन इस चैप्टर में नहीं। ICAP ने चैप्टर को और अच्छा किया है, डिफरेंट एक ही चैप्टर में सारा कुछ नहीं सिखा दिया, मुश्किल हो जाता। इसकी नेचर अलग है, इसका अलग चैप्टर बनाया, इसकी नेचर अलग है, इसका अलग चैप्टर बनाया, इसकी नेचर अलग है, अलग चैप्टर बनाया, इसकी नेचर अलग है, इसका अलग चैप्टर बनाया। डन जी, कुछ समझ आ रही है? चलिए आइए, यही कह रहा है वो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल इन फाइनेंस, लॉन्ग टर्म कैपिटल और कह रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल विल बी डिस्कस इन दिस चैप्टर। इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, बैंक लोन। बैंक लोन से मुराद लॉन्ग टर्म वाला बैंक लोन है, 3 साल 5 साल 7। शॉर्ट टर्म वाला नहीं है, शॉर्ट टर्म वाला वो तो उधर नीचे आ जाएगा करंट में। लॉन्ग टर्म का, शॉर्ट टर्म के बारे में सीखेंगे लेकिन किसी और चैप्टर में। उस चैप्टर का नाम क्या भला? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। क्या नाम है? वर्किंग कैपिटल। अब जरा देखते हैं सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल, यानी जो इस चैप्टर के स्कोप में शामिल है, उसमें देखें क्या ये सारे सही लिखे हुए हैं, कोई स्किप तो नहीं हो गया? कोई स्किप तो नहीं हो गया? क्या फॉलोइंग आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल या सोर्सेज ऑफ फाइनेंस? ठीक है, सोर्सेज ऑफ कैपिटल हम ज्यादा टर्म यूज करेंगे। बैंक लोन है जी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में। इरिडीमेबल डिबेंचर रिडीमेबल है जी। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी है, इक्विटी शेयर भी है। सारे सोर्स ऑफ फाइनेंस के साथ आप कंफर्टेबल है? कोई ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंस जो पहली दफा सुना हो? अच्छा, ये सुना नॉन कन्वर्टेबल और कन्वर्टेबल। कुछ कन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है? कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर, इक्विटी शेयर। कन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है? कन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है? शाबाश, कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर। शाबाश, ये भी लिख लीजिए, लिख दे। छोटी छोटी बातें हैं, लिख ले, लेकिन कहीं ना कहीं इस्तेमाल होनी, इसलिए लिखवा रहा हूं। हाँ, आप भी लिखिए। शाबाश, बिल्कुल। क्या कन्वर्टेबल जहां है, कन्वर्टेबल इज इक्वल टू कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर या इक्विटी शेयर्स। ये कन्वर्टेबल का मतलब है। यानी कोई भी सिक्योरिटी कभी भी कन्वर्टेबल इनटू प्रेफरेंस शेयर नहीं होगी, कन्वर्टेबल इनटू डिबेंचर नहीं होगी। हमेशा जब कभी कन्वर्टेबल का वर्ड यूज आएगा, किसके लिए आएगा? कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर। ओके। अच्छा, ये बड़ी अजीब बात नहीं, बड़ी अहम बात लिखी है। क्या लिखे? इसके साथ कंफर्टेबल है। ये टर्म्स आपको आज के बाद जब तक ये टॉपिक चल रहा है हर रोज बार बार आपके सामने आएंगी, इसलिए इन टर्म्स के साथ कंफर्टेबल हो जाएं। बार बार पढ़े इनको, घर जाके बार बार पढ़े। ठीक है, जितना कंफर्टेबल होंगे उतना क्वेश्चन इजी लगेगा। ठीक है। अच्छा, ये अजीब है, ये इसको नोट करें। ये नोट्स मिल गए ना आपको, जरा हाईलाइट करें, इसके साथ वेरी इंपॉर्टेंट लिख ले। क्या? शेयर एंड डिबेंचर्स मे हैव मार्केट वैल्यू इफ दे आर ट्रेडेड इन मार्केट। ठीक है, और अमूमन ट्रेड होते हैं ये। कुछ कंपनी, एक लिस्टेड कंपनी होती है, एक अनलिस्टेड होती है। अनलिस्टेड के नहीं होते, लिस्टेड के होते हैं। लेकिन फाइनेंस में हम अज्यूम करेंगे कि आप बड़ी कंपनी के डिसीजन कर रहे हैं, लिस्टेड कंपनी के। तो शेयर और डिबेंचर्स की एक मार्केट वैल्यू, एक होती है फेस वैल्यू, एक होती है मार्केट वैल्यू, एक होती है फेस वैल्यू, एक क्या होती है? मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू कौन सी होती है? जिस पे इशू किया जाए, इसे लूजली स्पीकिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं आप। थोड़ा सा फर्क है, लेकिन कॉस्ट भी कह सकते हैं। थोड़ा सा फर्क है, लेकिन फिलहाल कॉस्ट भी कह सकते हैं। जैसे एक शेयर है, एक शेयर है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनका शेयर की फेस वैल्यू 100 है और खरीदने जाए आपको 35,000 में मिलेगा। 100 रुपये फेस वैल्यू। उस शेयर के ऊपर प्राइस क्या लिखी होगी? डिबेंचर के ऊपर प्राइस क्या लिखी होगी? 100 रुपीज। खरीदने जाएंगे 2,000, 8,000, 10,000, 15,000, 35,000, 36,000, 40,000 तक प्राइस है। तो एक है फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू जो उसके ऊपर लिखी होती है, ये कंसेप्ट कहीं पढ़ा आपने? फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू। मैं नहीं मानता, सवाल पूछूंगा, फिर अगर सही जवाब दे दिया तो मान लूंगा। अगर एक बॉन्ड की फेस वैल्यू 100 है, बॉन्ड की फेस वैल्यू 100 है और उसकी मार्केट वैल्यू 500 है, इंटरेस्ट जो मिलेगा
फेस वैल्यू पे मिलेगा या मार्केट वैल्यू पे? फेस वैल्यू पे। शाबाश, तो लिख लीजिए, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू। एक छोटी सी एक इंटरेस्टिंग बात बताता जाऊं आपको। मैं कुछ थोड़ी सी स्टॉक एक्सचेंज में मैंने इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, तो उसके लिए फिर कुछ ग्रुप भी ज्वाइन किया हुआ है जिसमें कुछ ना कुछ चीजें आती रहती हैं। तो एक ग्रुप, उसमें नया इन्वेस्टर था, उसने कहा, बड़ा परेशान, उसने कहा, पोस्ट लगाई, उसने कहा मुझे एक सवाल की समझ नहीं आई। मैंने एक कंपनी के शेयर खरीदे हैं, शेयर मैंने खरीदा है 500 रुपए का, थोड़ा सा फिगर्स को सिंपल रख के आपके सामने रख रहा हूं। शेयर खरीदा है कितने का? 5। कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है 100% डिविडेंड। कितना डिविडेंड अनाउंस किया है? 100%। लेकिन मेरे बैंक अकाउंट में 500 रुपया नहीं आया, 100 रुपये आया, बाकी 400 किधर है? बाकी कंपनी ने कितना अनाउंस किया डिविडेंड? खरीदा कितने का था? मार्केट वैल्यू 500, फेस वैल्यू कितनी थी? 100। अब बताइए, कंपनी ने जो डिविडेंड डिक्लेयर करते सीधा करते ना अकाउंटिंग में, 10% पे करना है, 20% करना है, 50%, 100% सुन के लगता है जितने का खरीदा था उतने पैसे अगले ही साल आ जाएंगे हमारे पास। जो इंटरेस्ट पे होता है, जो डिविडेंड पे होता है, वो किस अमाउंट पे होता है? कंपनी पे करती है, किस अमाउंट पे पे करती है? तो लिख लें, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इज पेड ऑन फेस वैल्यू। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इज पेड ऑन फेस। ये प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड की बात कर रहा हूं, और वैसे भी ऑर्डिनरी शेयर में भी इसी तरह समझे। इंटरेस्ट, बल्कि ऐसा करें, थोड़ा सा डिविडेंड रहने दे, सिर्फ इतना लिखे, इंटरेस्ट इज पेड ऑन फेस वैल्यू। भाई क्लियर होगी ये बात? डिविडेंड की भी यही असूल है, लेकिन मैं ज्यादा कम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, फिलहाल आपको सिंपल स्टेप बाय स्टेप लेके चलना चाहता हूं, बहुत ज्यादा चीजें मिक्स करने की भी जरूरत नहीं। तो फिर आ जाए, ये बड़ी ही अहम बात, क्या शेयर एंड डिबेंचर में है मार्केट वैल्यू? हो सकती है मार्केट वैल्यू इनकी, बिल्कुल। इसका मतलब है शेयर और डिबेंचर जो होंगे ना, इनकी दो वैल्यू हुआ करेगी क्वेश्चन में, एक फेस वैल्यू होगी, मार्केट वैल्यू होगी। आपने सही वैल्यू चुननी है। जब शेयर खरीदने जाएंगे तो कौन सी वैल्यू रेलिवेंट है? मार्केट वैल्यू। और जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, डिविडेंड कैलकुलेट करना है, कौन सी वैल्यू रेलिवेंट है? फेस वैल्यू। तो आपने देखना है किस पर्पस के लिए वैल्यू चुन रहे हैं, उस पर्पस के मुताबिक सही वैल्यू चुननी है, वरना क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। However, there is no market price of बैंक लोन। बैंक लोन की मार्केट प्राइस कोई नहीं होती। बैंक लोन तो जाहिर आपकी ट्रांसफर, कौन सा स्टॉक एक्सचेंज में सेल परचेज हो रहे हैं? बैंक लोन। शेयर होता है स्टॉक एक्सचेंज में, आपको पता है सेल परचेज। डिबेंचर्स भी होते हैं, पता है आपको? बैंक लोन नहीं होते। बैंक लोन प्राइवेट, अलग जाना पड़ता है। आपने शायद कभी I2B में या किसी जगह पढ़ा हो, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, नहीं पढ़ा? बैंक मनी मार्केट का हिस्सा है, शेयर और डिबेंचर कैपिटल मार्केट स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा। चले हाँ, छोड़े गोली मारे, वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। भाई ये लाइन समझ आ गई? आज के लेक्चर में कुछ भी समझ नहीं आया ना आपको? ये समझ आ गए, और ये अभी तक का लेक्चर पार है। डन? आगे चलते हैं। वाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कैलकुलेटेड, ये तो आपको बता दिया है। क्यों कैलकुलेट होती है? ताकि हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर सकें। क्यों? हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे क्यों डिपेंडेंट है? इसलिए कि जब हमने इन्वेस्टमेंट करनी है तो रूल सिंपल है, क्या? कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मस्ट बी ग्रेटर देन वैक, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, आपने पैसे ऐसे बिजनेस में लगाने हैं जिसमें रिटर्न कॉस्ट से ज्यादा हो। तो वैक का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे किया जाता है? अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो फिर क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे। और अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। सिंपल। सेकंड वाले पॉइंट को भी रहने दें।
ठीक है भैया, वैसे आपने अगर पीआरसी याद है तो फिर आपको पता होगा ये, वरना मैं आगे चल के समझाऊंगा क्या कि हमने उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के 2 रूल है। एक तो ये है, एक और रूल भी है क्या कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को यूज करते हुए इसकी एनपीवी कैलकुलेट करो। अगर एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है प्रोजेक्ट करो, एनपीवी नेगेटिव है तो फिर प्रोजेक्ट ना करो। ये आपने सीखा हुआ है कहीं? कहां सीखा है? क्यूएम में सीखा था। ये तो फाइनेंस का कंसेप्ट था। चलिए अच्छा हुआ सीख लिया, अब मुझे सिखाने की जरूरत तो नहीं है जरूरत? कोई बात नहीं, सिखा देंगे, बेफिक्र है, सिखा देंगे, बार बार सिखाएंगे, एक दफा नहीं बल्कि बार बार सिखाएंगे। 1000 बार नहीं, बार बार, 1000 बार का माइंड ना बनाए। चलिए भाई ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 समझ आ गया आपको? इसमें हमने क्या सीखा? इसमें हमने क्या सीखा कि कितने सोर्सेज हैं जिनके साथ हमारा वास्ता पड़ना है। सीखा कॉस्ट कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं। अब है सबसे अहम चीज, एक चीज मैं आपको बता दूं, हमारे फाइनेंस में हमारा जो तरीकाकार होगा न्यूमेरिकल टॉपिक्स को लेके, वो मैं आपको बता दूं। अगर आप वो प्रीवियस स्टूडेंट आपका कोई वाकिफ हो, उससे डिस्कस करेंगे तो वो भी आपको ये बात इससे उम्मीद है कि एग्री करेगा। मुझे एक चीज बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, क्या हमारा जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है, क्वेश्चन करने का, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होना चाहिए कि लगभग सारे क्वेश्चन में स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होना चाहिए? मैं पहले आपसे एग्री कर लूं, फिर उसके मुताबिक आगे चलना है ना। और ये जो आप बता रहे हैं ना, सोच समझ के बताइएगा, क्योंकि एक दफा हम इसके ऊपर पक्के हो गए ना, फिर हमने उस अप्रोच को चेंज नहीं करना। फिर से सवाल पूछ रहा हूं, बताइए हमारे फाइनेंस के पोर्शन में डिफरेंट न्यूमेरिकल टॉपिक्स हैं, ठीक है? किसी एक न्यूमेरिकल टॉपिक को जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कर रहे हैं, तो बताइए क्वेश्चन करने का फॉर्मेट लगभग सबका, लगभग कह रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं कह रहा, 100 में से कोई 95 क्वेश्चन में तो सेम होगा, 2-4 क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाती है, थोड़ी सी वेरिएशन उसमें, क्योंकि आई कैप आपको बाज़ औक़ात क्वेश्चन को घुमा भी देता है कभी कभी जब उसने मुश्किल कर। तो ज्यादातर 95% लगभग केसेस में मुझे बताइए, क्या हमें क्वेश्चंस का फॉर्मेट सेम रखना चाहिए या कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होना चाहिए? पक्की बात है? हाँ बिल्कुल, मेरा भी यही ख्याल है। वरना तो एग्जाम में बैठ के हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने फॉर्मेट को स्टार्ट कहां से करना है, स्टार्ट कहां से करना। और ये सिर्फ असूल इस टॉपिक के लिए नहीं है, ये बाकी टॉपिक्स के लिए भी है। डन जी? अच्छा, लेकिन बज़ाहिर आपको ये आसान लग रहा होगा, लेकिन इसमें एक मुश्किल भी है। क्या? जब हमने तकरीबन हर क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम रखना है ना, तो फिर हमें फॉर्मेट कंप्रीहेंसिव बनाना पड़ेगा। फिर ये नहीं है कि अगर एक 10 हैं कॉलम, तो एक क्वेश्चन में 3 बना लिए, एक में 5 बना लिए, एक में 2 बना लिए, ऐसा नहीं चलना। फिर आपको अगर फॉर्मेट, एक ऐसा फॉर्मेट सीखना है ना, यूनिवर्सल फॉर्मेट, जिसमें लगभग हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो फिर उस फॉर्मेट का कंप्रीहेंसिव होना जरूरी है। फिर उस फॉर्मेट का, समझ रहे हैं ना, कंप्रीहेंसिव होना। वो थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन एक दफा जब आपने उसको याद कर लिया तो वो इजी होगा। जो लेंथी होती हैं चीजें वो बाज़ औक़ात इजी होती हैं, और जो शॉर्ट होती हैं चीजें वो बाज़ औक़ात कॉम्प्लेक्स होती हैं। मुझे ज़ाती तौर पे, मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, हर स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं होता, मुझे इजी चीज़ें ज़्यादा पसंद है, चाहे थोड़ी सी लेंथी क्यों ना हो, ठीक है? मुश्किल चीज़ें मुझे इतनी पसंद नहीं है, मैं अवॉइड करता हूँ जितना हद तक इम्कान हो सके कि मुश्किल चीज़ों को अवॉइड करता हूँ। हालांकि उसमें हो सकता है आपके 2-3 मिनट बच जाए। एग्जाम में एक क्वेश्चन हो सकता है इजी वे में 12 मिनट ले लें, वो शॉर्टकट वगैरह लगा के वो हो सकता है 10 मिनट में हो जाए। लेकिन मैं प्रेफर ज़ाती तौर पे किसको प्रेफर करता हूँ? लेंथी बट इजी, इवन लेंथी। आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो कि इजी प्लस लेंथी को प्रेफर करते हैं, और कितने स्टूडेंट हैं जो कि शॉर्ट प्लस कॉम्प्लेक्स को प्रेफर करते हैं? शॉर्ट प्लस कॉम्प्लेक्स वाले बताएं कौन? 2। और इजी इवन लेंथी वाले?
अच्छा लेंथी बहुत ज्यादा नहीं होगा कि पेपर में 6 हैं तो 4 क्वेश्चन हो गए, नहीं नहीं, इतना लेंथी नहीं होगा। लेंथी और वो भी आपको आगे चल के पता चल जाएगा कि इसको सिर्फ लिख के हमने छोड़ देना। लेकिन एग्री हमने क्या किया कि फॉर्मेट हमारा स्टैंडर्डाइज होगा, और एक दफा जो फॉर्मेट सीख लिया सारे क्वेश्चन में हमने उसको फॉलो करना है। चलिए आइए, अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मेट आपके सामने है। ये क्या फॉर्मेट है जी? आपने इसको फॉलो करना है हमेशा। जब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन आएगा आपने क्या करना है, 4 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम कौन सा? कंपोनेंट ऑफ कैपिटल या सोर्स ऑफ कैपिटल, सोर्स ऑफ फाइनेंस। देखिए वही है, उन्हीं में से है जो हमने पढ़ा है। बैंक है, डिबेंचर है, प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी है। किसी क्वेश्चन में 2 होंगे, किसी में 3 होंगे, किसी में 4 होंगे। इधर क्या आ जाएगा? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। फिर आगे क्या आएगा? मार्केट वैल्यू ऑफ कंपोनेंट। इक्विटी की जो मार्केट वैल्यू होगी वो आ जाएगी, प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू आ जाएगी, डिबेंचर की मार्केट वैल्यू आ जाएगी। बैंक लोन की मार्केट वैल्यू नहीं होती तो जितनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, बुक वैल्यू है, वही अज्यूम कर लेंगे मार्केट वैल्यू। डन जी? हाँ जी भैया, आपके दादाजी ने जो 1955 में 100 रुपए में प्रॉपर्टी खरीदी थी ना, मेरे को 200 रुपए में बेच दें आज, आपको डबल प्रॉफिट होगा। बेचेंगे या नहीं? और क्यों नहीं बेचेंगे? अकाउंटिंग के असूलों के मुताबिक अगर आप डिस्पोजल अकाउंट बनाएं इस ट्रांजैक्शन का, जो 1955 में इनके दादाजी ने 100 रुपए में जगह खरीदी थी, मेरे को अगर ये 200 रुपए में बेच दे, अकाउंटिंग का डिस्पोजल अकाउंट बनाए, अकाउंटिंग क्या कहती है भला? 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, अकाउंटिंग यही कहेगी ना। बताइए क्या फैसला सही किया इन्होंने? फाइनेंस कहती है नहीं भैया, वो जो 100 रुपए की थे ना उस वक्त, आज हो सकता है वो 100 लाख की हुई हो, 1 करोड़ की हो। हाँ, तो फैसला किस बेस पे करना चाहिए, यही सिखाना था। अकाउंटिंग कॉस्ट को प्रेफर करती है। आपको पता है IAS 16 क्या कहता है? कॉस्ट में रिवैल्यूएशन लाओ करता है, लेकिन प्रेफर्ड मेथड क्या होगा? कॉस्ट। फाइनेंस क्या कहती है? खबरदार, सही फैसला अकाउंटिंग के रूल अकाउंटिंग के, फाइनेंस के रूल फाइनेंस में। फाइनेंस क्या कहती है? फैसला किस बेस पे करना चाहिए? मार्केट वैल्यू पे। इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे दो, लेकिन फैसला करना है मार्केट वैल्यू। इसीलिए आप देखेंगे इस फॉर्मेट के अंदर फेस वैल्यू नहीं मिलेगी आपको। क्या मिलेगी? मार्केट वैल्यू ऑफ कंपोनेंट। मार्केट वैल्यू ऑफ कंपोनेंट का मतलब क्या है? ये मार्केट वैल्यू किसकी है? ये मार्केट वैल्यू किसकी है? ये मार्केट वैल्यू किसकी है? तो आगे यहां पे मार्केट वैल्यू है, बुक वैल्यू नहीं है। ठीक है, जिसने इधर बुक वैल्यू लिखा ना, उसके दादाजी की प्रॉपर्टी मैंने 200 रुपए में उसी दिन खरीद लेनी है और उसको वहां से धक्के देके उस प्रॉपर्टी से बाहर आउट करना है। ठीक है, फाइनेंस क्या कहती है? फैसला किस बेस पे करना है? हमेशा मार्केट वैल्यू पे। इसी तरह का टेबल अगर आप अकाउंटिंग में बना रहे होते तो शायद इधर कॉस्ट वगैरह लिख रहे होते हैं। ठीक, 12 अकाउंटिंग वाले अकाउंटिंग में। फिर इसके बाद क्या है? हर कंपोनेंट की एक मार्केट वैल्यू होती है, एक कॉस्ट होती है। कॉस्ट होती है, यह है वो चीज जिसके पीछे हम इस चैप्टर में भाग रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, हर कंपोनेंट की 2 चीजें हैं, एक मार्केट वैल्यू और दूसरा कॉस्ट। इस फॉर्मेट में हमने इस चैप्टर का नाम, वैसे मुझे लगता है गलत है। अगर मैंने इस चैप्टर का नाम रखना, इस चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ फाइनेंस या कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यही है ना? अगर मेरे बस में होना तो मैं इस चैप्टर का नाम चेंज करके रख दूं मार्केट वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि इसमें सिर्फ कॉस्ट कैलकुलेट नहीं होती,
मार्केट वैल्यू भी कैलकुलेट होती है। बल्कि लिख लें, इसको लिख लें, बेटर टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज, हमारे ख्याल में हर एक अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हम आई कैप को गलत नहीं कह रहे, हम सिर्फ अपना ख्याल बयान कर रहे हैं कि बेटर टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज मार्केट वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आई कैप ने क्या रखा है टाइटल? सिर्फ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमारे ख्याल में बेहतर टाइटल क्या है? मार्केट वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। भाई वो क्यों? वो इसलिए कि इस चैप्टर में हर कंपोनेंट की सिर्फ कॉस्ट नहीं बल्कि मार्केट वैल्यू भी हमें कैलकुलेट करना होगी। आपको क्या लगता है इस टेबल में जितनी चीजें इस्तेमाल होनी है आई क्या अपने आप को प्लेट में रख के देनी है? ऐसे नहीं है। ये बीकॉम नहीं है, ये एमबीए नहीं है, ये सी है। इसमें आपको एक एक चीज कैलकुलेट करना पड़ती है। ठीक है, तो कंपोनेंट की लिस्ट आएगी, फिर इसके बाद क्या आएगा? मार्केट वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, जो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगी। किस्मत अच्छी हुई तो वो दे भी सकता है, किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है वो दे। फिर क्या होगा? हर कंपोनेंट की मार्केट वैल्यू के बाद क्या कैलकुलेट करना होगा? और फिर क्या कैलकुलेट करना वाला? आप गैस कर सकते हैं वेटेड एवरेज कैसे कैलकुलेट हुई होगी? वेटेड एवरेज पता है कैसे कैलकुलेट होती है? दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट होती है? दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय, कैसे कैलकुलेट होती है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट होती है? दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। शाबाश। तो कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट होती है? दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। ये सब का टोटल है ना, 5 और 10 15, 15 15 35 50। कैलकुलेटर देखे सेम है। हाँ, ये इंडिविजुअल, ये टोटल मार्केट में टोटल आ गया, ये इसकी कॉस्ट है। जब आप ये दोनों कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके बाद ये कैसे कैलकुलेट करना है? कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट वेटेड दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। देखिए यही आता है, करेगा। शाबाश। तो बताइए डिबेंचर की वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या आएगी? दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। इसकी वेटेड कैलकुलेट करे कैलकुलेट। शाबाश, करे कैलकुलेट। हाथों को जरा तकलीफ दे। शाबाश। प्रेफरेंस शेयर की वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे आएगी? दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। देखिए वही है लगभग, थोड़ा बहुत फर्क ऊपर नीचे आएगा राउंडिंग ऑफ का आसानी के लिए। ठीक है, इसमें मेरा 3.33 आता है, क्या आता है? यही आता है। ओके ओके। इसकी कॉस्ट कैसे होगी प्रेफरेंस शेयर की? दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। कैलकुलेट करें। 15 50, हाँ 50 दूना 100, 2 15 दिया 30, हो गया डन। भाई ये कैलकुलेट करना आ गया। तो बताइए वेटेड एवरेज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की? दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। एंड पे ऐड कर दे। ये है आपका मैजिक नंबर। ये है जो एक दफा आपने पूरे साल के लिए कैलकुलेट कर दिया ना, तो फिर अब जो भी प्रोजेक्ट का डिसीजन करना है इस मैजिक नंबर को सामने रख के करना है। इसके साथ लिख ले, दिस इज मैजिक नंबर, जिसके लिए सारी भागदौड़ आप करेंगे। अकाउंटिंग में होता है ना बैलेंस शीट का टोटल, कैसे पता चलता है? बैलेंस शीट का टोटल देखो सॉल्यूशन के साथ मैच करता है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सवाल आपने सही किया है कि गलत, कैसे पता चलेगा? ये नंबर आपने सॉल्यूशन के साथ मैच करना है। अगर ये नंबर मैच हो गया ना तो फिर बाकी के मैच करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये नंबर मैच नहीं ना हुआ तो फिर हमने देखना होता है गलती कहां पे की। फिर हर कंपोनेंट का अलग अलग नंबर मैच करना है। आपको पता चलेगा 3 ठीक है भाई, इसमें मसला है। फिर इसकी कैलकुलेशन देखेंगे, पता चलेगा ओहो इंटरेस्ट को नेट ऑफ टैक्स तो किया ही नहीं। फॉर्मेट क्लियर?
आइंदा हर क्वेश्चन में जिसमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना होगी यही फॉर्मेट यूज करना है। डन? पक्की बात है? क्या हर कंपनी ने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना होता है? नहीं। जिसका सिंगल सोर्स ऑफ फाइनेंस है उसने नहीं करना, उसका तो वही, जिसके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है उसने करना, यानी 2 या 3 या 4। भाई यहां तक क्लियर है? आगे उसने वही बात किया जो हम बार बार बोल चुके हैं। कह रहा है रिडीमेबल सिक्योरिटी का फार्मूला और इररिडीमेबल सिक्योरिटी का फार्मूला डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? रिडीमेबल सिक्योरिटी के लिए हम यूज करते हैं एन्युटी का फार्मूला। इररिडीमेबल सिक्योरिटी की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? परपेचुइटी का फार्मूला। फिर से बताइए, कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट कैलकुलेट करते हुए किन चीजों का ध्यान रखना है? नंबर 1, रिडीमेबल है कि इररिडीमेबल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हुए किन चीज, 2 सुपर चीजें बता रहा हूं आपको। जिसने क्वेश्चन में इसको नोट कर लिया वो इंशाल्लाह क्वेश्चन उसका गलत नहीं होगा, और जिसने इसको इग्नोर किया वो फारिग। कौन सी चीजें? पहला देखें, सिक्योरिटी रिडीमेबल है कि इररिडीमेबल। भाई ये क्यों देखें? क्योंकि अगर इररिडीमेबल है तो परपेचुइटी का फार्मूला लगेगा, वो पता नहीं क्या होता है, हमें भूल गया पढ़ना। और अगर रिडीमेबल है एन्युटी का फार्मूला लगेगा, वो पता नहीं क्या होता है, हमें भूल गया, पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमें इतना पता है फर्क है, रिडीमेबल का फार्मूला फर्क है, इररिडीमेबल का फार्मूला फर्क है। डन? फिर ध्यान से देखना है, शेयर्स है कि डिवेंचर है? क्यों भला? शेयर्स हैं तो टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं करनी, वो टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता। डिवेंचर है तो टैक्स डिडक्टेबल होता है। इसका ध्यान रखेंगे। शेयर है कि डिवेंचर है, खास तौर पे अंडरलाइन करना है क्वेश्चन में। क्या अंडरलाइन करना है? शेयर है कि डिवेंचर है, और क्या अंडरलाइन करना है? रिडीमेबल है कि इररिडीमेबल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन आएगा, क्या अंडरलाइन करेंगे? शेयर है कि डिवेंचर है, और क्या अंडरलाइन करेंगे? रिडीमेबल इररिडीमेबल। ये गलती करते हैं स्टूडेंट्स में, नहीं करनी आपने। चलिए आइए अब जो कुछ सीखा है जरा उसको प्रैक्टिकली देखते हैं, न्यूमेरिकली। कॉस्ट ऑफ बैंक लोन। बैंक लोन की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है? क्या आपको पता है अगर हमने यूबीएल से 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लिया तो उस लोन की कॉस्ट 10% नहीं है, बल्कि 10 × 1 माइनस टैक्स रेट है। अगर टैक्स रेट 30% है ना, तो याद रखिए मेरे लिए उसकी कॉस्ट 10% नहीं है, बल्कि 10% × 0.7 7% है। क्यों भला? कम क्यों हो गए? क्योंकि उस लोन के, अब सुनिए जरा, उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करूंगा, इंटरेस्ट मेरे एक्सपेंसेस में आएगा, जिससे प्रॉफिट कम हो जाएगा और मुझे टैक्स भी कम देना पड़ेगा। तो लोन लेने से मेरा टैक्स एक्सपेंस कम होता है, समझ रहे हैं? लोन लेने से मेरा टैक्स एक्सपेंस कम। भाई कैसे कम होगा? क्योंकि लोन लेंगे तो इंटरेस्ट पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे तो प्रॉफिट कम होगा। एक्सपेंस है ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस पे करेंगे तो प्रॉफिट कम होगा। तो फिर इसका मतलब ये हुआ लोन से टैक्स की कॉस्ट कम होती है। तो बताइए अभी इसे रिड्यूस करना चाहिए कि नहीं? इसीलिए जब कभी बैंक लोन होगा, इंटरेस्ट रेट होगा, उसके साथ टैक्स की एडजस्टमेंट लाजमी होगी। नोट, इन केस ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन आफ्टर टैक्स बेसिस। में समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया? आया तो मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 2, इसको जरा अटेम्प्ट करें, पता चलता है अभी। ए कंपनी टेक्स आउट ए बैंक लोन, बैंक चार्जेस। ये भाई ये तो वही क्वेश्चन हो गया, ये रहने दे, ये तो अभी मैंने ज़बानी गुलामी करवा दिया आपको, इसको छोड़े। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी करें, फिर मानो आपको। इंटरेस्ट रेट 30% है, टैक्स रेट 35% है।
8.45 7.8%। ना भैया, अब तो कैलकुलेशन मुझे खुद करनी पड़ेगी, आपके बयान आपस में नहीं मिल रहे। 8.45। आपने कोई और क्वेश्चन पार्ट समझ लिया होगा, कोई नो प्रॉब्लम। 8 डन जी, कोई प्रॉब्लम इसमें? ये ले, पहले कंपोनेंट की कॉस्ट कैलकुलेट हो गई। किसकी कॉस्ट कैलकुलेट होगी? कॉस्ट ऑफ बैंक लोन। जो इंटरेस्ट रेट है, क्या करो, उसको टैक्स रेट के साथ नेट कर दो। भूलेंगे तो नहीं? आगे चलें कि बस हो गई? बस हो गई है, ओके चले, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ये वैसे आपका QM वाला काम था, नहीं सॉरी, ये ये तो आसान ही है। लगे या तो मैं समझा दूसरे वाला मुश्किल वाला, ये तो आसान वाला है। अगला कंपोनेंट कौन सा है? अभी कौन सा किया? बैंक लोन। ये कौन सा कंपोनेंट है? इररिडीमेबल बॉन्ड। इररिडीमेबल के लिए कौन सा फार्मूला लगता है? परपेचुइटी का क्या एनयुटी का? परपेचुइटी का। तो सिंपल क्या करना है, इररिडीमेबल बॉन्ड है भाई, बॉन्ड के साथ लफ्ज इंटरेस्ट आएगा कि डिविडेंड आएगा? इंटरेस्ट है। डिविडेंड नहीं, डिविडेंड मिलता है शेयर्स पे, ठीक है, डिविडेंड मिलता है शेयर। इंटरेस्ट आएगा, तो इंटरेस्ट है तो बोले नेट ऑफ टैक्स होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इसका भी सेम फॉर्मूला क्या? कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर। इररिडीमेबल डिबेंचर, अब जरा सुनिए इंटरप्रिटेशन। लफ्ज इररिडीमेबल से मुझे पता चल गया मैंने परपेचुइटी का फार्मूला यूज करना है, और लफ्ज डिबेंचर से मुझे क्या पता चला? नेट ऑफ टैक्स। तो इसका फार्मूला क्या होगा? आई ओ डी। ये जैसे होता था ना इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स पढ़ी है आपने, उसमें होता था क्या होता था, सप्लाई को एस से शो करते थे, डिमांड को डी से, प्राइस को पी से, और जो प्राइस होती थी बिफोर चेंज उसे कहते थे पी नॉट, और जो आफ्टर चेंज होती थी पी वाई। तो जैसे एब्रीविएशन इकोनॉमिक्स में यूज होती है, आपका ख्याल है फाइनेंस में एब्रीविएशन यूज होती है कि नहीं होती? होती है। तो इस कॉस्ट के लिए हम एब्रीविएशन यूज करते हैं के बोले तो कॉस्ट, के फॉर कॉस्ट, और डी का मतलब क्या है? डेट, डिबेंचर। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू आई का मतलब क्या है, और डी का मतलब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और फिर क्या किया? 1 माइनस टी। ये क्या है? टी फॉर टैक्स। ये क्या है? नेट ऑफ टैक्स। इंटरेस्ट को क्या कह रहा है? अगर आपने कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करनी है, इंटरेस्ट को नेट ऑफ टैक्स करो और डिवाइड कर दो उसे प्राइस ऑफ डिबेंचर के साथ। फार्मूला क्या सिखा रहा है आपको? कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो इंटरेस्ट को नेट ऑफ टैक्स करो, डिवाइड कर दो प्राइस के साथ। आगे उसने एक्सप्लेन भी कर दिया कि आईडी का मतलब क्या है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इन रुपीज, इन परसेंटेज नहीं, इन रुपीज। इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग कूपन रेट। कूपन रेट बोले तो इंटरेस्ट। और ये कैसे कैलकुलेट होता है? फेस वैल्यू पे कि मार्केट वैल्यू पे? फेस वैल्यू पे। और ये क्या है? प्राइस ऑफ डिबेंचर इन, प्राइस का मतलब क्या है? फेस वैल्यू के मार्केट वैल्यू? प्राइस का मतलब क्या है? मार्केट वैल्यू। प्राइस का मतलब क्या है? आप तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू में फर्क नहीं समझ आ रहा है। वॉरेन बफेट ने एक दफा फर्क बताया, किसका? प्राइस और वैल्यू का। प्राइस और वैल्यू का मतलब क्या है? प्राइस किसी चीज को हासिल, एसेट को हासिल करने के लिए जो कीमत अदा करते हैं वो क्या है? प्राइस। और वैल्यू क्या है? उस एसेट से जो फायदा मिलता है। प्राइस क्या है? जो आप कीमत अदा करते हैं। वैल्यू क्या है? जो आप फायदा लेते हैं। लेकिन वो थोड़ा वो हमारे सिलेबस से बाहर की बात है। हाँ, हमारे सिलेबस के अंदर जो बात है वो क्या है? कॉस्ट अलग चीज है, मार्केट वैल्यू अलग चीज है। मार्केट वैल्यू मतलब समझे प्राइस। हमारे सिलेबस में प्राइस इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। तो डिवाइड किससे कर रहा है? अजीब बात सुने, आज के लेक्चर की आखिरी अजीब बात।
आखिरी अजीब बात, ये फार्मूला समझ आ गया आपको, लेकिन इस फार्मूले के अंदर ट्विस्ट है। क्या? वो कह रहा है इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो फेस वैल्यू पे करो। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, जब डिवाइड करना है तो, क्योंकि हमें पता है डिसीजन मेकिंग फाइनेंस में किस बेस पे होती है, इसलिए जब कभी भी, बाकियों में भी यही रूल आएगा, बाकी पूरे कंपोनेंट में भी लगभग यही रूल है। क्या? इंटरेस्ट और डिविडेंड कैलकुलेट करना है तो फेस वैल्यू पे करो, और जब डिवाइड करना है तो ये ध्यान में रखिएगा, ये मार्केट वैल्यू है, ये मतलब मार्केट वैल्यू। डन जी, मुझे नहीं लगता समझ आई। आगे तो जरा ये क्वेश्चन कैलकुलेट करके मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके बताएं, इसको जरा पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें जो फाइनेंस के टर्म्स यूज हुई हैं हम उनके साथ कंफर्टेबल हैं कि नहीं, समझ पा रहे हैं? द कूपन रेट, कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट, जो उसके ऊपर लिखा हुआ बॉन्ड के ऊपर, कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कंपनीज इरिडीमेबल बॉन्ड इज 6% और फेस वैल्यू क्या है 100 एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज 103.6, टैक्स रेट इज 25%। तो बड़ा मुश्किल सवाल हो गया, तो फार्मूला क्या करना है, कैलकुलेट कॉस्ट। अब मैंने एग्जाम में बैठ के पता क्या सोचना है, सबसे पहले ये बॉन्ड है, इसका मतलब टैक्स एडजस्टमेंट तो आई है, फिर इरिडीमेबल है, तो फार्मूला कौन सा लगना है, परपेचुइटी का। आपने फार्मूला लिख देना, फार्मूला आई इंटू टैक्स एडजस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट। इंटरेस्ट बताएं कितना, जरा कैलकुलेट करें। 6 रुपीज में था ना, 6, तो लिखेंगे 6 इंटू 1 माइनस टी कितना है 0.75, 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.75, ये आएगा आपका 4.5, और डिवाइड किससे कर देना है फिर, मार्केट वैल्यू 103.6। देखिए मैच होता है, कहा सही कैलकुलेट की, ये लीजिए आंसर के साथ कंपेयर करें, एंड में आंसर भी दिया हुआ, क्या कैलकुलेट करने के काबिल हैं? तो लिख लीजिए, इस नोट्स के एंड पे लिख लीजिए, मैं लिखे, मैं एक दफा लिखना, मैं ना लिख दीजिए, बैंक लोन और इरिडीमेबल बॉन्ड की कॉस्ट कैलकुलेट कर सकता हूं। आई कैन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ बैंक लोन एंड कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल बॉन्ड। भाई ऐसा ही है, कैलकुलेट कर सकते, झूठ तो नहीं लिख रहे, पक्की बात है। चलिए अच्छा, अब असाइनमेंट गूगल ड्राइव के ऊपर अवेलेबल होती जाएगी डेली बेसिस के ऊपर, पता है ना गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव, हाँ वो क्या साइट था, साइट बताई थी sarasif.com वाली, उस साइट पे जाके आपने डिफरेंट सब्जेक्ट की लिस्ट आएगी, तो BIA पे क्लिक करना है, गूगल ड्राइव ओपन होगी, आपके सारे रिसोर्सेज उसमें होंगे। आज की असाइनमेंट उधर अपलोड कर देंगे हम, आज की असाइनमेंट आपने लाजमी करनी है, कल करके आइएगा। ये पहले रमजान में आप कहानियां चलाते रहे मेरे साथ, सर वो नहीं लिंक नहीं मिला और ग्रुप में नहीं और ये लटरम पटरम, ठीक है अब तो ये प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। क्विक रिकैप करते हैं, आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा। आज के लेक्चर में हमने ये सीखा कैपिटल की टर्म क्या है, कैपिटल का मतलब क्या है। हमें पता चला फाइनेंस में कैपिटल का मतलब है हर वो पैसा जो कि बिजनेस चलाने के लिए इस्तेमाल हुआ है, वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। हम सिर्फ लॉन्ग टर्म के ऊपर फोकस करेंगे इस चैप्टर में। फिर कैपिटल की डेफिनेशन सीखी, फिर कैपिटल के कंपोनेंट सीखे, पता चला कैपिटल में 6 कंपोनेंट्स होते हैं। फिर हमने ये सीखा कि हर एक कंपोनेंट इस चैप्टर में क्या करना है, हमने हर कंपोनेंट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। उस 6 में से 2 कंपोनेंट्स की हमने कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखी है, किस किस की, बैंक लोन की और इरिडीमेबल की। और आज के लेक्चर में चाहे बाकी सब कुछ भूल जाए, एक चीज जो आपने नहीं भूलनी वो है फॉर्मेट, क्योंकि फॉर्मेट हमने एग्री किया है स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा, कंप्रीहेंसिव होगा, वही फॉर्मेट हम लगभग हर सवाल में यूज करेंगे। तो फॉर्मेट को बनाने की कोशिश कीजिएगा बार बार। डन जी, कोई क्वेश्चन? चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।